राष्ट्रीय आय संबंधी अवधारणाएं हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद आगे का टॉपिक जो आता है वो कृषि संबंधी टॉपिक अब स्टार्ट हो गया। यहाँ से कृषि उद्योग सेवा 3 क्षेत्रों के टॉपिक आगे इस यूनिट में दिए गए हैं। तो कृषि के अंतर्गत सबसे पहले आती है प्रमुख फसलें। देखिए, कृषि जो है भारत का प्रमुख उद्यम है, यानी व्यक्ति की आजीविका का एक सबसे बड़ा साधन है। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि लोगों को रोजगार प्रदान करने का मुख्य साधन आज भी ये बना हुआ है ना। लगभग 50% के आसपास, 50% से भी कम हो गया, हालांकि एक राउंड फिगर देखें तो 50% जो श्रम शक्ति है वो जो है कृषि से आजीविका प्राप्त करती है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कृषि एक ऐसा उद्यम है जो लोगों को भोजन प्रदान करता है। मानव द्वारा आविष्कृत जितने भी उद्यम है उन सभी में एकमात्र उद्यम कृषि है जिससे जो है लोगों को भोजन मिलता है। भोजन की आपूर्ति करने वाला एकमात्र उद्यम कृषि है, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या जो है कृषि से ही अपनी आजीविका ग्रहण करती है। तो इस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन लिखना जो मैंने बताया। देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम होने के बावजूद कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण क्षेत्र के, यानी रीढ़ उसको कहा जाता है। कृषि और कृषक श्रमिक देश की सकल श्रम शक्ति का लगभग 50%, हालांकि ये अगर देखें तो एग्जैक्ट अगर कहा जाए तो 42% के आसपास है। लेकिन राउंड फिगर लिखा हुआ है ये ना। प्रत्यक्ष कृषि से अपनी आजीविका ग्रहण ले रहे हैं। प्राय ग्रामीण जनसंख्या की सभी आर्थिक गतिविधियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से प्रभावित होती है, यानी ग्रामीण जनसंख्या ज्यादातर जो है कृषि कार्य में ही संलग्न है। और चाहे वो हम प्रत्यक्ष रूप से कहें चाहे अप्रत्यक्ष रूप से कहें, कृषि से ही जो है आजीविका ग्रहण करती है, यानी पूरी तरीके से कृषि पर आज भी ग्रामीण जनसंख्या निर्भर करती है, ऐसा कहा जाता है। फिर अलग अलग फसलों का यहाँ पर क्लासिफिकेशन बताया गया है ना। अलग अलग आधारों पर जो है कृषि को अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया गया, बांटा गया है। तो इसमें 2 आधार हैं, 2 आधारों पर कृषि को फसलों में डिवाइड किया गया है। उसमें एक आधार है बोने का, काटने का समय यानी मौसम, और दूसरा आधार उनका मूल है ना, या उनकी उपयोगिता है ना। फसलों की उपयोगिता और मौसम, इसके आधार पर 2 भागों में जो है फसलों को डिवाइड किया गया है। इसमें वही है, भारत में मृदा जलवायु और कृषि पद्धति के अंतर के कारण देश के क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्यान्न और खाद्य फसलें उगाई जाती हैं, जिनका वर्गीकरण आगे दिया गया है। इस तरीके से 2 आधारों पर इसमें बांटा गया है। ऋतु या मौसम के आधार पर इनका डिवाइडेशन है और मूल्य के आधार पर डिवाइडेशन ना, या इसको कह सकते हैं उद्देश्य के आधार पर भी कह सकते हैं। हालांकि इस तरह के अब क्वेश्चन आजकल नहीं आते, पहले आते थे है ना। इस तरह के क्वेश्चन फसलों के वर्गीकरण से, कौन सी फसल रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी नकदी है ना, कौन सी खाद्यान्न है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते आजकल। लेकिन फिर भी कभी आ जाए रेयर केस में तो आपको ध्यान रखना है। ऋतु के आधार पर 3 प्रकार की फसलें हैं, इसको जायद कहा जाता है, जैद लिखा है, जायद। ऋतु या मौसम के आधार पर 3 प्रकार की फसलें हैं, रबी, खरीफ और जायद। बोने का जो समय होता है रबी की फसल का अक्टूबर से दिसंबर तक का समय होता है। तो कुछ अक्टूबर में बो दी जाती हैं, नवंबर दिसंबर तक चलता है, मतलब बुआई के जो समय चलता है वो अक्टूबर से स्टार्ट होता है, दिसंबर तक जो है बोनी हो जाती है। इसलिए हम एग्जैक्ट उसका मंथ नहीं बता सकते हैं, बोले भाई नवंबर से, क्योंकि कुछ फसलें ऐसी रहती हैं जो पहले थोड़ा सा बोई जाती है, जैसे चना है थोड़ा सा पहले बो दिया जाता है, और जो गेहूं है वो काफी लेट बोते हैं ना, गेहूं के बोने का समय थोड़ा सा लेट होता है। चना वगैरह जो होती है, लाही वगैरह जो होती है वो थोड़ा सा पहले बो देते हैं, ठीक है। तो अक्टूबर से दिसंबर तक का समय होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में जो है बोनी ज्यादातर रबी की फसलों की होती है। काटने का समय भी ऐसे ही होता है, अप्रैल से जून तक चलता है। जैसे चना है, लाही, ये जल्दी काट लिए जाते हैं। चना है, लाही है, सरसों है, अलसी है,
ये जल्दी काट लिए जाते हैं। गेहूं चूंकि बाद में बोया जाता है तो काटने का समय भी उसका बाद में होता है ना। उसमें क्या है कि पानी कई बार देना होता है, लास्ट लास्ट में पानी देते हैं, तब कहीं अच्छे से चना गेहूं होता है, और फिर उसका सबसे लास्ट में गेहूं को काटा जाता है ना। तो इस तरीके से अप्रैल से जून तक का कटाई का समय होता है। अप्रैल मई जून 3 महीने तक ये समय चलता है। और रबी की फसलों के अंदर जो फसलें आती हैं, गेहूं है, जौ है, मटर है, चना है, सरसों है, ये जो है रबी की फसलों के अंतर्गत आती है। इसमें राई भी आता है, राई, सरसों भी आता है इसमें, अलसी, सरसों तो ही लिखा ही है ना, सरसों तो लिखा ही है, सरसों तो ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है ना। तो ये है इस तरीके से एक जो रबी की फसल, दलहनी फसल है मसूर, वो भी इसमें आती है ना, चना मसूर। खरीफ की फसल बोने का समय जून से जुलाई का रहता है, जून जुलाई, और काटने का समय होता है सितंबर अक्टूबर, इसका काटने का समय रहता है। इसको काट के फिर रबी की फसल बोई जाती है ना। इसमें जो फसलें आती हैं, चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तुअर, इसको अरहर बोलते हैं। यहाँ पर तुअर बोला जाता है मालवा क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र में, और हमारे बुंदेलखंड में इसको अरहर बोलते हैं, अरहर। वहां पर अगर आप किसी को तुअर बोलोगे तो कोई नहीं समझेगा, और यहाँ पर अरहर नहीं समझते हैं, और हम दोनों समझते हैं कि वहां भी रहे और यहाँ भी रह रहे हैं, तो तुअर भी समझते हैं, अरहर भी समझते हैं, है ना। वहां पर कहीं कहीं अरहर न बोल के राहर बोल देते हैं, राहर है ना। और दलहनी फसलों में उड़द है, मूंग है, ये भी खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती है। जायद, ये मार्च से जुलाई तक इनका बोने का समय होता है, और अप्रैल से जून तक इनके काटने का समय होता है। इसमें सब्जियां आती हैं, सब्जियां हैं, मौसमी फल है, खरबूज है, तरबूज है, ककड़ी है ना, ये इसमें जायद की फसलों में आती है। तो ये इस तरीके से ऋतु या मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद आता है मूल्य के आधार पर या उद्देश्य के आधार पर। बोने का उद्देश्य इसमें रहता है, उद्देश्य के आधार पर जो है इनको बोया जाता है। तो उसमें पहले आते हैं खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न, नकदी फसलें और बागानी फसलें, 3 भागों में इनको भी बांटा गया है। खाद्यान्न फसलें, इनका पर्पज होता है खाना मतलब भोजन की आपूर्ति जो है इनका खास उद्देश्य होता है ना। खाद्यान्न फसलों के बोने का या पैदा करने का उद्देश्य होता है भोजन की आपूर्ति करना, है ना। खाने के लिए जो है ये फसलें उगाई जाती हैं। इसमें चावल, गेहूं, मक्का और दलहनी फसलें इसमें आती हैं। मतलब इसमें मोटे अनाज में, एक्चुअली खाद्यान्न फसलों में मूलतः जो है 4 प्रकार की फसलें आती हैं। तो कभी इस तरह क्वेश्चन भी आए तो ध्यान रखना है आप लोगों को, प्री में कभी आ सकता है, खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं, है ना। तो ध्यान रखना है। एक तो चावल हो गया ना, सबसे मेन इसमें चावल है, इसलिए कहते हैं चावल मुख्य खाद्यान्न फसल है। भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल होती है चावल। क्यों ऐसा है? क्योंकि चावल ज्यादा पैदा होता है ना। चावल की फसल ज्यादा पैदा होती है, ज्यादा क्षेत्र में बोया भी जाता है चावल, और ज्यादा होता भी चावल है। लेकिन मध्य प्रदेश में उल्टा है, मध्य प्रदेश में गेहूं ज्यादा बोया जाता है और ज्यादा पैदा होता है। क्वेश्चन भी आया है फ्री में एक बार, पिछले आया था ना सर, बिफोर लास्ट ईयर क्वेश्चन एमपी में गेहूं का क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले, नहीं क्षेत्र दोनों उसमें दिए थे कि ज्यादा क्षेत्रफल और ज्यादा उत्पादित होने वाली फसल मध्य प्रदेश में कौन सी है। तो कई बच्चों ने उसमें सोयाबीन लगा दिया है ना। मतलब मध्य प्रदेश में जितनी फसलें उगाई जाती हैं उनमें गेहूं सबसे ज्यादा पैदा होता है, उसका क्षेत्रफल भी ज्यादा है। तो वो क्वेश्चन जो है बिफोर लास्ट ईयर पूछा गया।
उसमें सोयाबीन भी ऑप्शन था, तो बच्चों ने सोयाबीन उसमें लगा दिया था। हाँ, तो भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल चावल है, क्योंकि चावल ज्यादा पैदा होता है और चावल उगाया, मतलब क्षेत्रफल भी उसका ज्यादा है। जबकि मध्य प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूं कही जाती है। गेहूं का उत्पादन ज्यादा है, क्षेत्रफल भी ज्यादा है। ठीक है। हाँ, एक चीज और, अभी हम आगे सारी चीजें पढ़ेंगे। अगर हम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में देखें तो गेहूं ज्यादा है इंडिया में। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो है गेहूं की इंडिया में ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल उत्पादन चावल का ज्यादा है। तो मुख्य खाद्यान्न फसल चावल है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर नाम आता है गेहूं का। ठीक है। फिर आती हैं दलहनी फसलें। और फिर आते हैं मोटे अनाज, मिलेट्स। इसको श्री अन्न भी लिखते हैं, श्री अन्न, इंग्लिश में मोटे अनाज बोला जाता है, नाम दिया गया श्री अन्न, है ना। तो ये 4 तरह की जो फसलें हैं इनको खाद्यान्न फसल के अंतर्गत रखा गया। तिलहनी फसलें इसमें नहीं आती हैं, समझ रहे ना। तिलहनी फसलों को खाद्यान्न फसलों में नहीं रखा गया है, क्योंकि उनका पर्पज जो होता है वो व्यापार होता है ना। व्यापारिक उद्देश्य से जो है तिलहनी फसलें ज्यादातर बोई जाती है ना। उसमें उसका पर्पज जो है खाद्यान्न नहीं होता है, जबकि इनका जो पर्पज होता है खाद्यान्न, और इनको बेचा भी जाता है। ऐसा नहीं कि अब जैसे गेहूं हो गया तो गेहूं बेचेंगे नहीं, सब पूरा खा लेंगे, है ना। जितनी जरूरत होती है उस हिसाब से रखेंगे, बाकी बेच देते हैं। चावल का भी यही है, लेकिन पर्पज उगाने का होता है खाने की खाद्यान्न की आपूर्ति। तो इन 4 प्रकार की जो फसलें हैं उनको हम खाद्यान्न फसलों में रखते हैं। बाकी फिर जो है ये नगदीय व्यापारिक फसलों के अंतर्गत आती है। उसमें देखिए तिलहनी फसलें आ गई, देखो बताया मैंने, तिलहनी फसलें, गन्ना, बागवानी फसलें। एक्चुअली क्या है कि मोटे तौर पर 2 भागों में इसको बांटा गया है ना। तो बागवानी फसलें व्यापारिक फसलों में भी हम लिख सकते हैं। अगर अलग से इनको लिखें तो फिर उसमें बागानी फसलों में ये आ जाती है, बागवानी है बागानी, है ना। मतलब बागानी फसलें एक तरीके से नगदी फसलों के अंतर्गत आती है, व्यापारिक फसल है, लेकिन इसको हम तीसरी कैटेगरी में भी रख सकते हैं। मतलब दोनों तरीके हैं। आप सिर्फ 2 भागों में इसको बांट सकते हैं या 3 हिस्सों में रख सकते हैं। तो फिर अगर तीसरे में रखा तो इसको फिर यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अलग से हमने लिखा हुआ है। बाकी तो है चाय, कॉफी, रबर, कपास, जूट, है ना। तिलहनी फसलें में सारी आ गई, मूंगफली वगैरह सब आ गया, सोयाबीन आ गया इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये है नगदी व्यापारिक फसलें। अगर बागानी या बागवानी फसलों के हम लिखेंगे तो मसाले इसमें आते हैं, सब्जियां हैं, फल है, फूल है, ये जो है बागवानी फसलों के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो ये डिवाइडेशन इस तरह से किया गया है फसलों का 2 तरीके से। फिर एक डिवाइडेशन जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है। भारत में फसलों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो इस संगठन द्वारा किए गए, ICAR द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, उसके द्वारा भी एक डिवाइडेशन किया गया है। इसमें चावल, जूट तथा चाय का क्षेत्र, ये पूर्वी भारत है इसका। गेहूं का क्षेत्र, गेहूं ऐसे लिखना, गेहूं का क्षेत्र उत्तरी भारत यानी पंजाब, हरियाणा, यूपी। कपास का क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र का क्षेत्र, गुजरात महाराष्ट्र में कपास ज्यादा होता है ना। तो ICAR द्वारा ये इस तरह से क्लासिफिकेशन फसलों का किया गया है इंडिया के प्रत्यक्ष। इसके बाद फिर आता है मेज, मोटे अनाज का क्षेत्र जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश क्षेत्र है। मिलेट तथा तिलहनी के क्षेत्र है राजस्थान तथा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। फल सब्जियों का क्षेत्र ये हिमाचल प्रदेश। हाँ, मतलब ये एक्चुअली मेस्टा है, ये मेस्टा, इसको मेज लिखा हुआ है। तो ये अलग क्षेत्र हो गया, ये अलग क्षेत्र, क्योंकि तिलहनी क्षेत्र है ना, इसमें तिलहनी नहीं है ना। ये जो रेसे युक्त जो फसलें होती हैं उनको बोलते हैं मेज। तो वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की हैं। फिर ये मिलेट यानी मोटा अनाज और तिलहनी क्षेत्र है, ये दोनों अलग अलग हो गए। मतलब मोटा कॉमन है लेकिन तिलहनी इसमें नहीं है, वो है।
और फल तथा सब्जी का जो क्षेत्र है ये हिमाचल प्रदेश में। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ये बताया हुआ है। इसके बाद फिर अब अलग अलग फसलों का यहाँ पर अलग अलग डिटेल दिया हुआ है। दलहनी फसल है, तिलहनी फसल है, फिर मोटे अनाज है ना, फिर खाद्यान्न फसलें हैं। इस तरीके से जो है इसमें अलग अलग बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर दलहनी फसलों के बारे में मैंने बताया। दलहनी फसलें मतलब होती है जिनसे दालें पैदा होती हैं। दलहनी फसलों के अंतर्गत ऐसी फसलें आती हैं जिनसे दालों का उत्पादन होता है, दालें पैदा होती हैं, तो उनको कहते हैं दलहनी फसल। ऐसी फसलें जिनसे दालों की प्राप्ति होती है उनको दलहनी फसल कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं उसको मैंने दोनों, रबी की फसल और खरीफ की दलहनी फसलें, दो हिस्सों में इनको अलग अलग करके मैंने बताया है ना। जायद की फसल एक्चुअली उड़द मूंग वैसे इसी में आ जाती है, लेकिन मैंने उसको अलग भी कर दिया। यहां भी लिखा है देखो उड़द मूंग। खरीफ की फसल के अंतर्गत भी आती है। अगर 3 भागों में इसको बांटा जाए तो उड़द मूंग फिर जायद की फसल में आ जाती है ना, दलहनी फसलों में। तो मोटे तौर पर 2 ही इसके क्लासिफिकेशन है, 2 ही वर्गीकरण है, रबी और खरीफ। और अगर तीसरा लिखना चाहें तो जायद की फसल भी लिख सकते हैं। उड़द मूंग जो है उसको हम लिख सकते हैं, और वैसे उड़द मूंग खरीफ की फसल में आती है। तो रबी की फसल के अंतर्गत जो दलहनी फसलें हैं उसमें चना है, मटर है, मसूर है, राजमा है और खेसारी, लेथरिस उसको इंग्लिश में बोलते हैं, और सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको खेसरी की दाल बोलते हैं। इसका क्वेश्चन भी एक बार आया था। इससे जो है हड्डी का रोग हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, आर्थराइज ऐसा कुछ रोग होता है ना। बिफोर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था प्री में कि कौन, हाँ, निचले जो अंग है, लकवा वगैरह लग जाता है, तो वो क्वेश्चन इसी मतलब आया था। तो इसी का था वो कि किससे जो है इस तरह ये रोग हो जाता है। तो वो खेसरी की दाल जो होती है ज्यादा खाने से जो है वो लकवा जैसा रोग हो जाता है, निचले अंग में जो है वो कमजोर हो जाते हैं, हड्डियां। ठीक है, तो ये है खरीफ की फसलें जो है अरहर, तुअर और मूंग है, उड़द है, कुल्थी है, राजमूंग, लोबिया, ग्वार फली होती है ना, ग्वार फली, तो वही है ग्वार फली, ज्यादातर सब्जी में यूज करते हैं लोग। वैसे दाल है, और उड़द मूंग जायद की फसल के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये है दलहनी फसलों का क्लासिफिकेशन। देखिए, दलहनी फसल जो है इंडिया में सबसे ज्यादा पैदा होती है, सबसे ज्यादा पैदावार है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, और सबसे ज्यादा उपभोक्ता देश भी है। मतलब हम पैदा भी ज्यादा कर रहे हैं और खा भी ज्यादा रहे हैं, है ना। रोज दाल बनना है ना, घरों में रोज ही दाल बनती है ना। मतलब सब्जी चाहे नहीं बने लेकिन दाल तो बनेगी। दाल चावल सब्जी रोटी मतलब बहुत कॉमन भोजन है ना। तो हम पैदा भी खूब कर रहे हैं और खा भी रहे हैं खूब, है ना, भर पेट पेल के खा रहे हैं दाल। तो भारत जो है विश्व में दालों का सर्वाधिक उत्पादक है, कुल उत्पादक, और सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादक और सर्वाधिक उपभोक्ता भी इसको कहा जाता है ना। सबसे ज्यादा उत्पादक, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा उपभोक्ता, सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादकता, मतलब सब में आगे है, हर चीज में आगे। कुल वैश्विक उत्पादन का 25% यानी 1/4 उत्पादन इंडिया में होता है। टोटल जो दाल वर्ल्ड में उत्पादित होती है उसका 1/4 जो उत्पादन है वो इंडिया में हो रहा है, 25%, 1/4। और कुल खपत का भी सबसे ज्यादा है, 27%। टोटल जो लोग दाल खाते हैं उनमें 27% इंडिया में खा जाते हैं, है ना। तो इसमें विश्व में सबसे ज्यादा इंडिया में लोग। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जब कभी कम हुई उत्पादन तो बाहर से भी दाल आयात करना पड़ती है, लेकिन कम होता है ऐसा। यहाँ पर उत्पादन तब हो जाता है कि काम चल जाता है, लेकिन कभी बहुत कम उत्पादन हुआ तो प्रॉब्लम होती है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में दलहनी फसलों का जो योगदान है वो 7 से 10%। मैंने बताया खाद्यान्न फसलों में दलहनी फसलें
आती हैं, तो टोटल जो खाद्यान्न उत्पादन होता है देश में, उसमें दलहनी फसलों का जो उत्पादन है वो 7 से 10% पाया जाता है। रबी और खरीफ दोनों में दालें उत्पादित होती हैं, तो रबी सीजन में जो दालें उत्पादित होती हैं उनका योगदान ज्यादा है, 60% है, और खरीफ सीजन में 40% यानी कम होती है। रबी के सीजन में दालें ज्यादा होती हैं, खरीफ के सीजन में दालें कम होती हैं, क्योंकि रबी के सीजन में मेन जो है वो चना है, चना मसूर ये, और इनका योगदान बहुत ज्यादा है। दालों में सबसे, अभी हम आगे पढ़ेंगे, दालों में सबसे ज्यादा योगदान चना का है, लगभग 50% के आसपास तो चना ही होता है। टोटल दालें जो होती हैं उसमें चना सबसे ज्यादा होता है ना, क्योंकि अब चूंकि चना जो है रबी के सीजन में होता है, इसलिए जो है रबी के सीजन में दालों का योगदान ज्यादा है ना। खरीफ में कम दालें हैं, रबी के सीजन में ज्यादा दालें होती हैं। सबसे ज्यादा दालों का उत्पादक जो राज्य है उसमें एमपी का योगदान ज्यादा है। तो स्टार्टिंग से ये बहुत समय से जो है एमपी दालों का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य बना हुआ है। मध्य प्रदेश में टोटल जो दालों का उत्पादन होता है इंडिया में, वो मध्य प्रदेश का उसमें योगदान है 24.64%। सेकेंड नंबर महाराष्ट्र है 16.53%। थर्ड नंबर राजस्थान का आता है 13.75%। ये नए डेटा हैं, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के हिसाब से है। ये डेटा एक्चुअली 2023-24 के हैं, लेकिन आर्थिक समीक्षा ये 24-25 की है ना, क्योंकि 24-25 तो खैर अभी चल ही रहा था। जब आर्थिक समीक्षा आई थी तब उस समय वित्त वर्ष तो कंप्लीट हुआ नहीं था ना, वित्त वर्ष ये तो फरवरी में आ गई है, वित्त वर्ष कंप्लीट अभी हुआ है, तो अप्रैल लग गया है ना। तो ये जो डेटा है ये 2023-24 के डेटा है, लेकिन आर्थिक समीक्षा है 24-25 की, नई आर्थिक समीक्षा जो अभी चल रही है। ठीक है, तो ये दालों के उत्पादक राज्य हैं। फिर कुल उत्पादन, ओवरऑल जो उत्पादन हुआ है दालों का, उसका यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है 24.3 मिलियन टन। क्षेत्रफल 27.5 मिलियन हेक्टेयर। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो रही है वो 881 किलोग्राम प्रति, यानी एक हेक्टेयर में 881 किलोग्राम जो है दाल उत्पादित हुई है। और ये भी डेटा आर्थिक समीक्षा 2024-25 का है, यानी नया डेटा है। ये सारे डेटा मैंने चेंज किए हैं पिछले बार से। पिछले बार तो ये जो मैंने कराया था तो उस समय आर्थिक समीक्षा 2022-23 की थी। ये पहली यूनिट मैंने उस समय करा दी। तो क्या है कि इलेक्शन थे तो आर्थिक समीक्षा उन्होंने लेट जारी की और ये मैंने पहले करा दिया था। तो ये जो डेटा पुराना, जो मैंने पुरानी क्लास ली थी उसमें बहुत पुराने डेटा थे, है ना। हालांकि नोट्स में फिर 23-24 के हिसाब से डेटा चेंज किए थे, लेकिन अब वापस से चेंज हो गए, मतलब 2 बार चेंज हो गए ना। तो ये है दलहनी फसलों का महत्व क्या है। फिर महत्व मैंने बताया है, दलहनी फसलों का महत्व ये है कि ये जो भूमि की उर्वरता है उसको बढ़ाने में काफी सहायक होता है। इसलिए देखते हैं कि मतलब अल्टरनेटिव जो है इनको बोया जाता है। दालें जो है भूमि की उर्वरता को बढ़ाने में काफी सहायक होते हैं, कि नाइट्रोजनीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। और इसलिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए गेहूं बो दिया या कोई और फसल बो दी, तो उसके बाद फिर अल्टरनेट या 1-1, 2-2 साल के अंतराल में दलहनी फसलें बोई जाती हैं, ताकि भूमि की उर्वरता बनी रहे, है ना। ऐसा किसान करते हैं। तो भूमि की उर्वरता बनाए रखने में और उसमें वृद्धि में सहायक होते हैं ये। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में योगदान इसके द्वारा दिया जाता है, क्योंकि दलहनी फसलों में राइजोबियम नामक जो है बैक्टीरिया पाया जाता है, तो वो राइजोबियम नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए काम करता है ना। राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है कि जो नाइट्रेट है उसको, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है ना। और नाइट्रेट को ही जो है पौधे ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करते हैं। तो राइजोबियम का ये काम होता है कि नाइट्रोजन, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है और उसको जो है पौधे ग्रहण करते हैं और वो पोषक तत्व के रूप में यूज होता है। प्रोटीन का अच्छा स्रोत इसको माना जाता है ना। जो भी वेजिटेरियन लोग हैं उनका सहारा यही है प्रोटीन के लिए, है ना। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो खैर प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स मिल जाते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं उनका तो सोर्स यही है, दाल से ही काम चलाना पड़ेगा प्रोटीन के लिए, है ना। तो शाकाहारियों के लिए
प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें ये मैंने डेटा भी लिखा हुआ है, 100 ग्राम दाल में 32 ग्राम प्रोटीन जो है पाई जाती है, ये फिगर। दालों के अतिरिक्त जो है मिठाइयां हैं, पकौड़ी है, बरी है, इनके बनाने में भी जो है दालों का उपयोग किया जाता है। मतलब दाल खाने के अलावा जो है इसमें भी इनका यूज किया जाता है। हरे चारे की पूर्ति में सहायक है और कम अवधि में, कम समय में इनका उत्पादन हो जाता है, समय कम लगता है। और उर्वरता बहुत ज्यादा नहीं चाहिए इनको पैदा करने के लिए, भूमि की उर्वरता बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे चना बोते हैं तो उसमें उर्वरता होती है चाहिए और उसमें पानी भी कम लगता है। जैसे आप गेहूं बोते हैं तो गेहूं में बहुत ज्यादा पानी देना पड़ता है, कि चना मेरे ख्याल से 1 या 2 पानी देते हैं बस। पहले जो है पानी दे करके पानी दिया जाता है, फिर उसको बोते हैं, 1 आध बार और दे दिया, खत्म। लेकिन गेहूं में कम से कम 4-5 बार लास्ट में जो है उसको पानी देना पड़ता, तब गेहूं होता है ना। तो इस तरीके से ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, कम उर्वर भूमि में भी जो है इनका उत्पादन हो जाता है दलहनी फसलों का। इसके बाद फिर इसके लिए अनुसंधान संस्थान, दालों के उत्पादन के लिए, दालों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करने के लिए कुछ अनुसंधान संस्थान भी भारत में काम कर रहे हैं उत्पादन में वृद्धि के लिए। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है, कानपुर में है, ये स्थापना 1983 में हुई है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, है ना। कभी इस तरह के क्वेश्चन प्री में आते थे पहले, आजकल हालांकि नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कभी आ सकते हैं। मेंस में भी जो है इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकते हैं कि दलहन के अनुसंधान के लिए जो संस्थान है कहाँ पर स्थित है, कब उसकी स्थापना हुई है, या सीधा डायरेक्ट पूछ ले भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, उसकी स्थापना का ईयर क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ये एक्चुअली इंडिया सीहोर मध्य प्रदेश में स्थापित होने का है, एशिया का सबसे बड़ा दलहन अनुसंधान केंद्र, गलत लिखा है, केंद्र अमलाहा सीहोर मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र जो है इसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है, अभी स्थापित नहीं। ये वही है, रिपीट है एक्चुअली, जो हमने पढ़ लिया है वही है। इसके बाद फिर अलग अलग जो दलहनी फसलें हैं उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मैंने डिटेल बताया हुआ है। तो उसमें सबसे पहले आता है चना। टोटल दलहनी फसलों के उत्पादन में और चने के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है ना। तो पहला स्थान दलहन में इसलिए क्योंकि चना ज्यादा होता है और दलहनी फसलों में चना ही मेन है ना। देखिए, चना उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है और देश का 26.40% चना मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। नए डेटा के हिसाब से ये रबी की फसल है और इसके लिए कम उपजाऊ मिट्टी की जरूरत पड़ती है, यानी चना उगाने के लिए ज्यादा उपजाऊ मिट्टी हमें जरूरी नहीं होती है और पानी भी कम लगता है चना के उत्पादन के लिए। वर्षा 3 से 50 सेंटीमीटर चाहिए, तापमान 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 डिग्री लिखा 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 नीचे हो गया, 250 हो गया। उत्पादन, ये नया डेटा के हिसाब से 2023-24 के डेटा है, 11 मिलियन टन जो है उत्पादन हुआ है और इसका जो क्षेत्रफल है 9.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल रहा है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के हिसाब से है। और फिर ये स्थिति लिखी हुई है, राज्यों की स्थिति। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चना उत्पादन हो रहा है 26.40% नए डेटा के हिसाब से, फिर महाराष्ट्र और फिर राजस्थान का नाम आता है ना। चना उत्पादन में फर्स्ट मध्य प्रदेश है, सेकंड महाराष्ट्र और थर्ड राजस्थान का नाम आता है ना। तो ये डेटा है नई आर्थिक समीक्षा के हिसाब से, लेकिन 2023-24 के डेटा है चने के उत्पादन की समीक्षा। हो गया। तो ये सारी चीजें जो है आपको 2 मार्क्स में पूछी जाने से संबंधित है। 2 मार्क्स में जो है पूछ लिया कि चना के उत्पादन की स्थिति भारत में बताइए या मध्य प्रदेश में बताइए। तो इसमें दोनों मैंने कवर कर दी, मध्य प्रदेश में भी हो गया और भारत के संदर्भ में भी हो गया नए डेटा के हिसाब से। मैंने जैसा कि बताया था कि संपूर्ण दलहनों के उत्पादन में चना सबसे ज्यादा योगदान करता है, लगभग 50 से 60% के आसपास।
कभी 50, 55, 60 ऐसा लगभग अराउंड फिगर। अभी जो है 58% यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आप मान लें कि 50 से 60% तक योगदान चना टोटल दलहन के उत्पादन में कर रहा है, सबसे ज्यादा योगदान इसका। नहीं, ये ओवरऑल है, संपूर्ण दलहनों में चना का जो परसेंटेज है, चना का प्रतिशत है 58%। सर उत्पादक जिले हैं ये एमपी के हैं, ये अलग, ये ओवरऑल है पूरा, है ना, ये ओवरऑल, हाँ ये इंडिया का है, भारत का है ये। और ये मध्य प्रदेश के उत्पादक जिले यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, क्योंकि अब इंडिया के जिले तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इंडिया के राज्य याद रखना है और मध्य प्रदेश के जिले याद रखना है ना। आपको महाराष्ट्र के जिले से कोई मतलब नहीं, राजस्थान के जिले कहाँ पर राजस्थान में हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं, मध्य प्रदेश के जिले आपको ध्यान रखना है, और ओवरऑल स्टेट कहाँ कहाँ पर चना ज्यादा उत्पादित हो रहा है वो याद रखना है। तो उज्जैन, रतलाम, गुना, बिरसा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, मंदसौर, इंदौर, देवास, होशंगाबाद, जबलपुर, यहाँ पर जो है चना का उत्पादन ज्यादा हो रहा है। तो ये इस तरीके से चना से संबंधित जानकारी पूरी हो जाती है। इसके बाद तुअर हम इसको कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, कल तो संडे है, परसों आगे की फसलें हम करेंगे।